जो आज हम अध्याय बही खाता में अध्याय 8 कंपनी के वित्तीय विवरण का चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पहले मैंने बताया था कि कंपनी के पूंजी क्या होते हैं और कितने प्रकार की पूंजियाँ होती है। आज हम पढ़ेंगे कि जब कंपनी अपने वित्तीय वर्ष में अपने आर्थिक स्थिति की जानकारी चाहती है तब उसके लिए वो क्या बनाती है। तो सबसे पहले वो बनाती है चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, जिसमें कंपनी के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायित्व पक्ष और दूसरा होता है संपत्ति पक्ष। तो दायित्व पक्ष में कौन कौन सी मदों का लेखा किया जाता है उसको हम आपको बताएंगे और फिर संपत्ति पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है उनको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी और दायित्व की बात करें तो इसमें आप ये समझ जाइए कि सबसे पहले आता है अंशधारकों या शेयर धारकों की निधि। निधि का मतलब होता है कि अंशधारकों ने कितने अंश कंपनी से लिए हैं या कितने शेयर कंपनी से लिए हैं, वो राशि इसमें दिखाई जाती है। अंशधारी से संबंधित होते हैं और मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार के अंशों का लेखा किया जाता है, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। मैंने समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश के बारे में पिछले कक्षा में भी मैंने बता दिया था कि समता अंश में पहले से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है अंशधारी को और पूर्वाधिकारी अंश में पहले से उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कौन कौन से अंश के बारे में, और अंश या शेयर कह सकते हैं, कितने प्रकार के मतलब कौन कौन से समतांश है, कौन कौन से पूर्वाधिकारी अंश है, ये सारी जानकारी अमाउंट सहित इस पूंजी के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसके बाद इसमें अंश के बाद दूसरा आता है आवंटन के लिए लेवल शेयर आवेदन धनराशि। इसमें क्या होता है कि जब समता अंशों को निर्गमित किए जाते हैं तो पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है और उसके कुछ समय बाद आवंटन की कुछ राशि प्राप्त होती है और आवेदन पर जो राशि प्राप्त हो जाती है, कभी कभी वो आवेदन से ज़्यादा राशि प्राप्त हो जाती है। तो ये जो ज़्यादा राशि प्राप्त होती है इसी को हम लेवल शेयर आवेदन राशि कहते हैं। एक बार और इस बात को समझ लो कि आवंटन के लिए जब आवेदन पत्र आता है और जब आवेदन पत्र पे आवंटन से ज़्यादा राशि प्राप्त हो जाती है तो जितनी राशि प्राप्त होती है वो लेवल शेयर आवेदन धनराशि कहलाती है। तो ये भी आपको चिट्ठे के दायित्व तरफ में ही लिखा जाता है। इसके बाद इसमें तीसरा नंबर में आता है गैर चालू दायित्व। दायित्व दो प्रकार के इसमें लिखे जाते हैं, एक चालू दायित्व, एक गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व से मतलब ये है कि दीर्घकालीन वित्तीय जो दीर्घकालीन दायित्व हैं उसे गैर चालू दायित्व कहते हैं और जो कंपनी की दीर्घकालीन में जिसका भुगतान करती है, लंबे समय तक के लिए कोई दायित्व है जो लंबे समय तक चलने वाला है तो हम उसको कहते हैं गैर चालू दायित्व। और चालू दायित्व क्या है? चालू दायित्व किसी संस्था या कंपनी के ऋण या दायित्व है जो चालू वर्ष के अंदर में ही जिसका भुगतान करना होता है तो उसे चालू वर्ष दायित्व कहते हैं। मतलब गैर चालू दायित्व का मतलब होता है जो लंबे समय के लिए कंपनी उस दायित्व का भुगतान कर सकती है तो उसे हम गैर चालू दायित्व कहते हैं। और चालू दायित्व जो कंपनी एक वर्ष के अंदर ही
अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए वो वचनबद्ध होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चालू दायित्व। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब जिस दायित्व के बाद इसमें आता है संपत्तियां, परिसंपत्तियां या संपत्तियां या आस्तियां भी कहते हैं। तो संपत्तियां में कौन कौन से लिखे जाते हैं, चिट्ठी में मैंने बताया है कि एक तरफ दायित्व को लिखा जाता है और दूसरी तरफ संपत्ति को। दायित्व में इसमें कौन कौन सी मदें हैं मैंने आपको बता दिया। अब संपत्ति में यहाँ पर संपत्ति को दो भागों में ही बांटा गया है। पहला बांटा गया है गैर चालू संपत्ति और दूसरा बांटा गया है चालू संपत्ति। तो गैर चालू संपत्ति से मतलब है व्यवसाय को एक से अधिक वर्ष के लिए यानी लाभ प्रदान करने वाली संपत्ति को हम गैर चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे कोई संपत्ति है कि वो एक बार हमने परचेस कर लिया, एक बार हमने अपने उद्योग में लगा लिया तो उसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहता है, तो इस प्रकार के संपत्ति को हम कहते हैं गैर चालू संपत्ति। जैसे मान लीजिए मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर भी उसका लाभ हमको कई वर्ष तक मिलता है तो फर्नीचर भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके गैर चालू संपत्ति में आते हैं। ये निश्चित है इसका लाभ हमको कई वर्षों तक मिलता रहता है तो हम उसे गैर चालू संपत्ति कहते हैं। ओके, अब चालू संपत्ति की बात करें तो चालू संपत्ति वह संपत्ति है जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होती है और जिसको हम रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज बता दूं मैं कि जो गैर चालू संपत्ति है यानी लंबे समय तक की जो संपत्ति है उसको हम ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है गैर चालू संपत्ति है क्योंकि इसका लाभ हमको कई वर्ष तक मिलता रहता है। इसी तरह से चालू संपत्ति की बात करें तो मैंने कहा कि चालू संपत्ति जो वर्ष के अंदर ही जिस संपत्ति को हम रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं यानी 12 माह के अंदर ही जिसे हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा रोकड़, बैंक, बैंक भी है ना वो चालू संपत्ति है, स्टॉक, देनदार, देनदार भी चालू संपत्ति है, प्राप्त बिल, प्राप्त बिल, ये सब जो है चालू संपत्ति के उदाहरण हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आर्थिक चिट्ठी में जो दायित्व तरफ में कौन कौन सी मदें आते हैं। एक बार और बता दूं, अंशधारकों या शेयर धारकों की निधि, आवंटन के लिए लेबल शेयर आवेदन धनराशि, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। संपत्ति में दो प्रकार के गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। इस तरह से ये आपके आर्थिक चिट्ठी के मूल शीर्षक हैं। तो बच्चों अब हम एक आपको ये बता दें कि ये जब आप सवाल जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो उसका एक नमूना मैंने बताया है कि सबसे पहले जब हम इसमें लिखेंगे तो इक्विटी और दायित्व में कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है, फिर आपको संपत्ति में कौन कौन सी चीजें लिखनी है, किस तरह लिखने हैं। आपका एक विवरण का एक कॉलम रहेगा, विवरण, और दो कॉलम
एक चालू वर्ष से संबंधित रहेंगे और एक पिछले वर्ष से संबंधित। ठीक है, तो आप इक्विटी और दायित्व में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शेयर और धारकों की विधि, फिर आपका हो जाएगा शेयर पूंजी, फिर आरक्षित और अधिशेष, फिर शेयर वारंटी के प्रति प्राप्त धन। इस तरह से ये शेयर से संबंधित ये पॉइंट, मतलब आपको ये देखना है कि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले अगर शेयर धारकों की विधि है तो उसको आपको पहले लिखना है, फिर शेयर पूंजी लिखना है, फिर आपको आरक्षित और अधिशेष जो पूंजी है उसको आपको लिखना है, फिर शेयर वारंटी के प्रति जो प्राप्त धन राशि है उसको आपको लिखना है। इस तरह से ये शेयर धारकों की विधि यानी दायित्व में। फिर आपको दूसरा क्या लिखना है, आवंटन के लिए लेवी धन है उसको फिर लिखेंगे। फिर आप गैर चालू दायित्व मैंने बता दिया है तो गैर चालू दायित्व लिखेंगे। इसके बाद दीर्घकालीन उधार है उसको लिखेंगे। फिर अस्थगित कर दायित्व है इसको लिखेंगे। फिर अन्य दीर्घकालीन दायित्व है, जो भी अमाउंट है चालू वर्ष का यहाँ लिखेंगे और पिछले वर्ष का बगल वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से दीर्घकालीन उपबंध जो भी दिया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसके नीचे और क्या लिखेंगे, फिर चालू दायित्व, फिर व्यापार के संबंध में है, फिर अन्य चालू दायित्व और इससे भी और कोई अन्य भी दूसरे प्रकार के दायित्व दिए हैं तो उसको भी इसी कैटेगरी में लिखते हैं। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों जो कॉलम है, ये कॉलम मैंने यहाँ बना दिया है, दोनों कॉलम का यहाँ टोटल करके यहाँ लिख देते हैं कि कितना आया। तो ये दायित्व के टोटल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको संपत्ति में क्रम से लिखना है। संपत्तियों में आप सबसे पहले लिखेंगे गैर चालू संपत्ति, फिर आप स्थायी संपत्ति, फिर मूर्त अस्थियां, इसके बाद अमूर्त अस्थियां, अस्थियां का मतलब क्या है, संपत्ति है। इसके बाद आप चालू अस्थियां, फिर चालू निवेश, फिर तालिका, फिर नगद और नगद समतुल्य और भी इससे संबंधित कोई और भी संपत्ति आपको लगता है कि आपके व्यापार में आया है पिछले वर्ष और इस वर्ष में कुछ उसमें अंतर हुआ है तो उसको भी इसी कॉलम में लिखेंगे और फिर यहाँ संपत्ति का टोटल कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आपका विवरण पत्र बनेगा जिसमें ये बताएगा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति पिछले साल और इस साल में कितना अंतर है। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से आप देख लो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चिट्ठे में कौन कौन सी चीजें आते हैं, दायित्व में कौन से आते हैं और संपत्ति में कौन से आते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का जो परफॉर्मा रहेगा वो इस तरह रहेगा। आपको सबसे पहले इक्विटी और दायित्व में पूरे जो दायित्व के पक्ष मैंने लिखे हैं, आप क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि सारे हेडिंग हो ही, आपको ये देखना है कि इससे मिलता जुलता जो हेडिंग है उसको आपको इस क्रम में पहले सेट करना है। ये दायित्व तरफ हो जाएगा। और इसी तरह से अगर संपत्तियों में देखोगे कि संपत्ति में कौन है तो पहले आप गैर चालू में स्थायी संपत्ति आती है, स्थायी में फिर मूर्त स्थायी, अमूर्त स्थायी, फिर चालू अस्थियों में यानी चालू संपत्तियों में पहले चालू निवेश, फिर तालिका, फिर कोई नगद रोकड़ से संबंधित अमाउंट है तो उसको लिखोगे।
इधर भी सबसे पहले दायित्व में कौन कौन से आ जाएंगे, शेयर धारकों की विधि में शेयर पूंजी। सबसे पहले क्या आता है, शेयर पूंजी। शेयर पूंजी में आपके पूरे आ जाएंगे शेयर पूंजी, आरक्षित और अधिशेष पूंजी, शेयर वारंटी के प्रति प्राप्त पूंजी, ये सब आपके शेयर पूंजी में आ जाते हैं। फिर दूसरा में आप आवंटन के लिए लेवी धन। लेवी धन के बारे में मैंने बताया ही कि जो आवेदन, जो शेयर हम बाजार में बेचने के लिए भेजते हैं और आवेदन पर ही राशि हमको आवंटन से ज़्यादा प्राप्त हो जाती है, तो इस तरह की जो राशियाँ हो गई उसको आप इसके अंतर्गत लिखेंगे आवंटन के लिए लेवी धन में। फिर आपका गैर चालू दायित्व, मैंने बताया है कि गैर चालू दायित्व में जो लंबे समय तक हम भुगतान नहीं कर सकते, मतलब लंबे समय तक हमको भुगतान करने का समय रहता है। गैर चालू दायित्व में आपका सबसे पहले आ जाता है दीर्घकालीन उधार। उन्हें लंबे समय के लिए कंपनी ने किसी से उधार लिया है तो उसका संबंध होता है। इसके बाद आ जाता है अस्थगित कर दायित्व, मतलब जो कर है जो स्थगित हो गया है हम उसको बाद में भी भुगतान कर सकते हैं, तो ये कर से संबंधित है। कभी कभी कंपनी में क्या होता है, लंबा वो टैक्स चला आ रहा है बहुत पहले से, उस पर विवाद चल रहा है, तो उसको उसका फैसला नहीं आता है, तो लंबे समय में हम इसका भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर दायित्व है तो इसमें आ जाता है अस्थगित कर दायित्व में। फिर इसके बाद आता है अन्य दीर्घकालीन उधार, और कोई उधार है जो हम लंबे समय से भुगतान नहीं किए हैं तो उसका आप इसमें कर सकते हो। फिर दीर्घकालीन उपबंध, मतलब लंबे समय के लिए हमने कुछ बंधन किसी को दिया है, बंधन मतलब उसको रखा है, तो उसका भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक और भी इसमें आ सकता है चालू दायित्व, फिर लघु व्यापार संदर्भ, और छोटे भी दायित्व हैं, अगर छोटे दायित्व हैं तो उसका भी लेखा इसमें किया जाता है। और फिर अन्य चालू दायित्व, इसके बाद चालू दायित्व मतलब जो उसी वर्ष से संबंधित है उसका हम इसमें लेखा करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे आपके जो टोटल होंगे वो कौन से होंगे, ये टोटल जो आएंगे ये दायित्व आ जाएंगे। संपत्तियों में मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति में आपका जैसे स्थायी संपत्ति है, मशीन है, भूमि है, भवन है, बिल्डिंग है, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर अगर इसी स्थायी संपत्ति में आता है मूर्त अस्थियां। मूर्त यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जैसे मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है देख सकते हैं। अमूर्त संपत्तियां होती है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं भाई बताओ ऐसी कौन सी संपत्ति है जो व्यापार में रहती है और दिखाई नहीं देती है, तो बताइए क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था जैसे ख्याति जो है, ख्याति ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन व्यापार में रहती है। तो ये अमूर्त संपत्ति में ख्याति, पेटेंट, इस तरह की संपत्तियों को हम अमूर्त संपत्ति, ये भी स्थायी संपत्ति है और इसको हम इसमें दिखा सकते हैं। फिर आता है चालू संपत्ति में। चालू संपत्ति में पहला क्या आता है, चालू निवेश। चालू निवेश का मतलब है जो मैंने बैंक में पैसे जमा किया है या हमने कच्चे माल को ला करके और वस्तु का निर्माण करने के लिए उपयोग किया, तो वो क्या हो जाएगा चालू निवेश में। चालू निवेश के बाद आपका एक आता है तालिका, फिर नगद व नगद समतुल, और इसमें एक और चीज भी आते हैं अन्य चालू संपत्ति भी अपन कह सकते हैं। अन्य
संपत्तियां। और दूसरी भी जो चालू संपत्तियां है उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इनका टोटल करते हैं और टोटल करके यहाँ संपत्ति लिख देते हैं। तो इस तरह से इसके दायित्व कहाँ जाएंगे, ऐसे क्रम से चलता रहेगा और फिर इनका टोटल संपत्ति का यहाँ आपको तो मालूम ही है कि चिट्ठे में हमेशा संपत्ति और दायित्व का टोटल बराबर आना चाहिए। बराबर है तो ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। अब बच्चों इससे संबंधित हम कुछ का प्रश्न दे रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 1 है, गैर चालू संपत्तियां लिखे। और दूसरा प्रश्न है आपका, चालू संपत्तियां को समझाएं। ये 2 प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न भी आप ले लो। गैर चालू दायित्व लिखें। तो बच्चों ये 3 प्रश्न मैं दिया हूं, इसको भी आपको करना है। आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में हम फिर